हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीजी व्यापम के द्वारा सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, उसमें पूछे हुए सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को हल करेंगे। जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए डीएलएड के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बहुत मुश्किल से तो प्रश्न पत्र मिला है, आपको वीडियो जल्दी मिल जाता, प्रश्न पत्र में प्राप्त करने में देरी हुई। चलिए, इस राज्य के वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट किसने पेश किया? ए मुख्यमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी योजना मंत्री और डी पंचायत मंत्री। जो आप एग्ज़ाम दिए हैं अपना प्रश्न पत्र निकाल लीजिए या कार्बन कॉपी और यहाँ से मिलान कर लीजिए। साथ ही जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं आप कमेंट करके आंसर लाइव चैट पर या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस राज्य के वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था, जबकि भारत स्तर पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के स्थान पर वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा वार्षिक बजट पेश किया गया था भारत स्तर पर, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा वार्षिक बजट पेश किया गया था। इस तरह से 31वां का ए आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है? ए ऑप्शन है कोरबा, बी ऑप्शन है राजनांदगांव, सी ऑप्शन है महासमुंद और डी ऑप्शन है जांजगीर चांपा। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 10 ऐसे ज़िले हैं जो आकांक्षी ज़िले के अंतर्गत आते हैं। इस 10 ज़िलों में से 3 ज़िले कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद है। जांजगीर चांपा आकांक्षी ज़िलों के अंतर्गत नहीं आता है। जो शेष बच गए हैं 7 आकांक्षी ज़िले, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप में से जिनको भी पता होगा। याद रखिएगा 10 आकांक्षी जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% GER की परिकल्पना करती है? प्रश्न पुनः रिपीट कर रहा हूँ, नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% GER की परिकल्पना करती है? ए ऑप्शन है 2025, बी ऑप्शन है 2030, सी ऑप्शन है 2035 और डी ऑप्शन है 2040। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप सभी को वीडियो प्रोवाइड किया गया था, वहाँ आसान भाषा में आप सभी को बताया गया था। साथ ही याद रखिएगा यहाँ आपसे प्री बीएड से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके हमारे CGPSC या सीजी व्यापम के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030। अगला प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवादी दर्शन का अनुयायी नहीं है? पूछा गया है। अगर अनुयायी है बोलते तो स्पष्ट आंसर था जॉन डेवी, लेकिन कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो गूगल में हमारा पेस्तलाओत्सी को नहीं माना गया है प्रयोजनवादी दर्शन का, ये कंफर्म नहीं है। व्यापम के आंसर की के माध्यम से ही क्लियर हो पाएगा। यदि आप में से जिनको सही आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 35वां प्रश्न, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर बैग में होता है, जो सीट है उसमें एयर बैग में क्या होता है यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है सोडियम एजाइड, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्राइड। क्या है जी बताइए? कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में होता है। ऑप्शन ए है सोडियम एजाइड, इसका सही आंसर होगा 35 का ए सोडियम एजाइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस आयु में
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर सकते हैं। कब से शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं? तो देखिए, ए ऑप्शन है चौथे वर्ष से, बी ऑप्शन है पाँचवें वर्ष से, सी ऑप्शन है छठवें वर्ष से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहाँ 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की गारंटी दी गई है। यहाँ पर चौथे वर्ष भी हैं और इनमें से कोई भी नहीं भी है। तो या तो आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। यदि 3 वर्ष के आधार पर लिया जाए तो ऑप्शन डी होगा, नहीं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हुआ 36वां प्रश्न का आंसर। 37वां प्रश्न देखिए, 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शासकीय कर्मचारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह आप सभी से पूछा जा रहा है। तो खास करके जो भारतीय संविधान अध्ययन किए हैं आपको लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो पहली बार डीएलएड का एग्ज़ाम दिए हैं अभी आप सभी को आंसर बताया जाएगा, आप मिलान कर लीजिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ सीजी व्यापम और सीजी पीएससी से संबंधित सारे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो शासकीय कर्मचारी देखिए राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं। तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग के नाम से जानते हैं, जिनका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में उल्लेखित किया गया है, इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जिनका भारतीय संविधान में प्रावधान है अनुच्छेद 316 में, इनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में प्रावधान है, जबकि वहीं आप देखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है 214 में, 124 और 214। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी भी नियुक्ति हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जो प्रमुख पदाधिकारी होती हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये हमारे वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो भारतीय संविधान के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। 38वां प्रश्न है, कौन पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? कौन पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? ए ऑप्शन है, पहला बिंदु है राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य। दूसरा बिंदु है एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है। बताइए किनकी नियुक्ति पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे 6 वर्ष तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह सकते हैं। वहीं आप देखेंगे जो सदस्य हैं, तो सदस्य के लिए पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, भले ही इनका प्रमोशन अध्यक्ष के रूप में हो सकता है। ठीक है, वही देखिए दूसरा बिंदु है एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, तो उसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ये है आपका 1 और 2, इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? ये छत्तीसगढ़ के संबंधित 3 या 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अभी जब हल करेंगे तो देखिएगा, साथ ही भारत का भूगोल, भारतीय संविधान, इसके भी प्रश्न पूछे गए थे, तो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, लाल मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है क्या? दूसरा विकल्प है काली मिट्टी को कहा जाता है क्या? तीसरा विकल्प है कॉप मिट्टी और चौथा मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम होता है रेगुर मिट्टी, जबकि वहीं आप देखेंगे लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी होता है, जबकि लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी होता है। ठीक है, जो लैटेराइट मिट्टी है इसके स्थानीय नाम आप देखेंगे तो मुरमिया या भाटा मिट्टी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये हो गए आपके प्रमुख मिट्टी के बारे में। और रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है? ए ऑप्शन है पोलियो, बी ऑप्शन है टाइफाइड, सी ऑप्शन है डिप्थीरिया, डी ऑप्शन है पर्टुसिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। ठीक है, टीएबी के लिए जो वैक्सीन लगता है वह टाइफाइड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं? सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं यह पूछा जा रहा है। ए विकल्प है 12, ऑप्शन बी है 10, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 7। तो याद रखिएगा 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में। ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पुराने प्रश्नों को सॉल्व करना अनिवार्य है। इससे आपको एक यह पता चलता है कि आगामी एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं और पूछने की संभावना है। ये थोड़ा सा देखिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है? एक्चुअली हमको प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, किसी ने व्हाट्सएप किए जब उन्होंने बीएड का वीडियो देखे, तो इसलिए शायद ये क्लियर नहीं हो पाया है। आपके पास प्रश्न पत्र होगा तो मिलान कीजिएगा। नए छात्रों के लिए प्रश्न पुनः रिपीट कर रहा हूँ। विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है? ए ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाकर, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देना, सी ऑप्शन है खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है रटने के कौशल को बढ़ावा देना। कहने का आशा है जो आप विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, अच्छा अर्थात उसमें क्वालिटी परिवर्तन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा? लैब का निर्माण करके खोजबीन करना पड़ेगा, साथ ही प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ये आपके भारतीय इतिहास में भी हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी ऑप्शन है घटोत्कच गुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, ऑप्शन ए सही आंसर है। साथ ही सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि शासन का कालक्रमानुसार कौन सा है, किन्होंने पहले शासन किया, कौन से वंश से संबंधित है। तो शासक का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं हमारे श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद हमारे घटोत्कच हैं, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, ठीक है, रामगुप्त है। ये सभी आपके गुप्त वंश से संबंधित शासक है। 44वां प्रश्न देखिए, शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं किया गया है। देखिए, लाल किला दिल्ली, बी ऑप्शन है जामा मस्जिद दिल्ली, सी ऑप्शन है आगरे का किला आगरा, डी ऑप्शन है ताजमहल आगरा। तो बताइए शाहजहां ने किसका निर्माण नहीं किए हैं और आप क्या आंसर लिए हैं? आप लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरे का किला। इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, बाकी जो शेष 3 हैं, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया है और आगरे का किला का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य नहीं है? केंद्र शासित राज्य है। पूछा जा रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा केंद्र शासित राज्य हैं? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो आप सभी को पता होगा नवीनतम जो केंद्र शासित बना है जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख, ये आपके केंद्र शासित राज्य हैं। यदि कश्मीर की जगह जम्मू कश्मीर होता तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसका आंसर होते, लेकिन सिर्फ यहाँ कश्मीर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ये प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मैगजीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है?
मैगजीन जो खनिज है उसका उत्पादन और भंडारण एक ही स्थान पर सबसे अधिक होता है वह कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइए मैगजीन का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भंडारण भी सर्वाधिक होता है मैगजीन का, साथ ही उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको प्रश्न पढ़ देता हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है। सबसे गंभीर समस्या क्या है? निर्धनता की समस्या, ऑप्शन बी कुपोषण की समस्या, ऑप्शन सी बेरोजगारी की समस्या और ऑप्शन डी सिंचाई की समस्या। बताइए इस राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार कौन सी समस्या सबसे गंभीर समस्या है? निर्धनता की समस्या, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, साथ ही सिंचाई की समस्या। तो हमारे मुख्यमंत्री के अनुसार सबसे गंभीर समस्या है कुपोषण की समस्या। जहां बस्तर संभाग में कुपोषित बच्चे हैं उनको अभी वर्तमान में गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा कुपोषित समस्या। ठीक है, कुपोषण की समस्या ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 48वां प्रश्न। वर्ष 2019-20 के लिए इस राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहा? जो धान की खरीदी की गई है पिछले वर्ष उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उस वर्ष धान की खरीदी का रेट क्या था। ए ऑप्शन है 2500, बी ऑप्शन है 1815, सी ऑप्शन है 1730, डी ऑप्शन है 2000 रुपये। तो देखिए वास्तविक जो मूल्य था 2019-20 में 1815 रुपये था, लेकिन खरीदी 2500 रुपये में हुआ है। तो समर्थन मूल्य की बात करें तो 1815 है, जबकि बोनस के साथ देखेंगे तो 2500 रुपये है। ये 1815 ये बढ़कर 1868 रुपये हुआ था 2020-21 में, और वर्तमान में यह बढ़कर 2021-22 के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ चुका है। ठीक है, तो देखिएगा या तो ऑप्शन बी लिया जा सकता है या ए भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं किसके इस बोनस के आधार पर आंसर लिया जाता है कि समर्थन मूल्य के आधार पर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कौन से राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ए ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, बी ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी, सी ऑप्शन है अखिल भारतीय किसान सभा, डी ऑप्शन है फॉरवर्ड ब्लॉक। जब 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था और उसकी अध्यक्षता को लेकर विवाद की स्थिति में थे, उसी समय हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो 1949 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला देखिए, संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है? जब व्यापम के द्वारा इस तरह से सुमेलित वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो हमारे जो छात्र हैं सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो, मंडी निरीक्षक हो, एसीएफ हो या प्रीलिम्स की तैयारी हो, जब इंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉलेज एडमिशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मुख्य परीक्षा जहाँ से आपकी नौकरी की तैयारी प्रारंभ होती है वहाँ कैसे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न से आप अपने तैयारी का आकलन लगाइए कि आप वास्तव में कौन से स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और किस स्तर की पढ़ाई की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए सुमेलित करते हैं संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है। इसके बाद आपको रीजनिंग के जो प्रश्न हैं शाम को 3 बजे उपलब्ध करा दिया जाएगा। शाम तक शिक्षण अभिरुचि और हिंदी इंग्लिश इसके भी प्रश्न रात तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र हमको थोड़ी देर से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको इसका आंसर देने में थोड़ी सी देरी हुई। तो चलिए हल करते हैं 50वां प्रश्न। संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है? पहला, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि आप देखेंगे मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होते हैं। दूसरा भी सही है,
पहला तो सही है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है, यह भी सही है। तीसरा, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, यह भी सही ही है कि राष्ट्रपति का जो पद है निर्वाचित है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है, तो इस तरह से राष्ट्रपति का पद निर्वाचित भी है। चौथा देखिए, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होते हैं, तो ये गलत है आपका। पांचवा है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या तो लोकसभा के भी हो सकते हैं या राज्यसभा के हो सकते हैं, तो पांचवा भी सही है। इस तरह से पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा और पांचवा ये आपके सही हैं। अगला विकल्प देख लीजिए, राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है। तो बहुमत दल का नेता लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, तो राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित नहीं हो सकता, क्योंकि बहुमत तो लोकसभा के आधार पर होता है और लोकसभा का ही होगा। तो ये छठवां आपका गलत हो जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। इस आधार पर आपके पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा ये वाले जो विकल्प है वह सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन से विकल्प में है, तो ये ऑप्शन डी 1, 2, 3, 5 इसके विकल्प के अनुसार आंसर डी होगा। तो इस तरह से सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न हैं, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारत के भूगोल, इन सभी के प्रश्न हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रश्न हैं, करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके और कुछ भी प्रश्न होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर शाम को रीजनिंग की वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।